दोस्तों मेरा नाम है विकास। तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ कि इस साल 2024 में आपको कौन कौन से फ़ोन लेने चाहिए। ये एक ऐसा गाइड रहेगा कि आप बहुत सारे फ़ोन लेने की सोच रहे होगी कि कौन से लूँ, क्या होना चाहिए फ़ोन में, कैसा होना चाहिए, मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए जल्दी से करते वीडियो को स्टार्ट। भाई सबसे पहली बात होती है बिल्ड क्वालिटी, फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की। जब आप फ़ोन को पकड़ो तो वो हाथ में कैसा लगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं कम पैसों में एक प्रीमियम चीज़ ले सकूं। तो क्या वो चीज़ मुझे मिल सकती है, मैं वही चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात आपको बिल्ड क्वालिटी देखनी है। बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या जो उस फ़ोन का मटेरियल है कि वो प्लास्टिक है, उस पर जो ग्लास लगा हुआ है क्या वो गोरिल्ला ग्लास है, सफ़ायर ग्लास है, क्या कौन सा ग्लास है, ये सारी चीज़ आपको देख। अगर आप 15,000 से नीचे में जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देख लो कि जो प्लास्टिक में, अगर प्लास्टिक मिल रहा है तो जो प्लास्टिक मटेरियल मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का तो नहीं है, कहीं एक बार से गिरने से वो टूट तो नहीं जाएगा। अगर वो ऐसा हो जाता है तो आप उसको ना लें, आपके वो 10 से 15,000 बेकार जाएंगे। अगर आप 15,000 से थोड़ा ऊपर जाते हैं तो मैं ये कहूँगा एक मेटल होना चाहिए। मेटल हो 15 से 20 या 20 से 25 तक में जाओ तो मेटल होना चाहिए। अगर वो मेटल ना दे के प्लास्टिक दे रहे तो आप उस फ़ोन को ना लें। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली हैं। और अगर आप 25,000 से 40,000 50,000 तक की रेंज में जा रहे हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं तो फिर स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो बाकी के आईफोन्स में या सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोनों में आता है वो होना चाहिए। वैसे तो अब टाइटेनियम भी चल रहा है, पर टाइटेनियम अगर 50,000 से ऊपर जा रहे हो और प्लास्टिक ले रहे हो तो मत लेना। जैसे मोटोरोला के कुछ कुछ फ़ोन है प्लास्टिक दे रहे हैं, वो या तो स्टेनलेस स्टील लेना या फिर लेना टाइटेनियम। ये दो चीज़ें सबसे पहले तो होगी ये चीज़। अब दूसरी बात करते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले कैसी होनी चाहिए आपके फ़ोन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो गाइस, डिस्प्ले 3 तरीके की होती है। एक होती है TFT, दूसरी होती है LCD और तीसरी होती है एमोलेड डिस्प्ले। डिस्प्ले जो होती हैं, अगर आप 15,000 से नीचे के में जा रहे हो, वो TFT या LCD आ रहा है 15,000 से या 20,000 तक में, LFT या LCD आ रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है। या पुराने फ़ोनों को लेने जा रहे हो उसमें ये डिस्प्ले है तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप 20,000 से ऊपर में जा रहे हो तो एमोलेड होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है, कम नहीं होनी चाहिए। आप ये आपके साथ ऐसा ना हो जाए कि मैंने एक 10 से 15,000 का लिया, उन्होंने मुझे एमोलेड डिस्प्ले बोल के बेच दिया, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस लेवल बहुत कम होती है। आप डे लाइट में वो बहुत परेशान हो जाओगे कि मैंने फुल ब्राइटनेस कर लिया तब भी मुझे कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत चीज़ इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात है। तीसरी चीज़ जो होती है गाइज वो होती है रिफ्रेश रेट। फ़ोन को ऊपर नीचे करते वक्त, साइड लेफ़्ट राइट करते वक्त या गेम खेलते वक्त, रिफ्रेश रेट मेनली गेम खेलते वक्त या आप सोशल मीडिया ऐप पे हो उन चीज़ों में, और बाकी कुछ कुछ और छोटी मोटी चीज़ों में ये रिफ्रेश रेट बहुत देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिफ्रेश रेट भी 3 तरीके का होता है, 60 हर्ट्ज़, 90 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़। 60 हर्ट्ज़ से 90 हर्ट्ज़ पे आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा कि हाँ 60 से 90 में मैं चला गया तो एक मेजर डिफरेंस दिख रहा है। और अगर आप ले रहे हो तो एक अच्छा खासा फ़ोन लेना। अगर आप 10 से 15,000 में जा रहे हो तो 60 हर्ट्ज़ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सपोर्टेबल वैसे भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। आजकल के फ़ोनों में हर एक चीज़ दे रखी, कॉपी करके दे रखी होती है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर 60 to 90 है 10 से 15,000 के बीच में तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप 15,000 से ऊपर जा रहे हो तो रिफ्रेश रेट ध्यान देना 90 to 120 हर्ट्ज़ होना ही चाहिए। अगर फ़ोन एप्पल नहीं है, अगर फ़ोन एप्पल नहीं है या सैमसंग के कोई फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है तो बाकी के फ़ोनों में 60 to 90 हर्ट्ज़ चल जाएगा। लेकिन अगर आप एप्पल या फिर सैमसंग के एक फ्लैगशिप फ़ोन में जा रहे हो और वो उसका रेट 25,000 से 50,000 के बीच में या उससे ऊपर है तो आप ये देख लेना वो 120 हर्ट्ज़ होनी चाहिए। वो आपको मेजर डिफरेंस दिखता है जब आप गेम खेलोगे उसमें। तो गेम खेलता फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता, आराम से आप उसकी मूवमेंट कर सकते हो, लैग देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मली हम स्क्रीन को रिफ्रेश रेट देख के यही लेते हैं कि हमें एक मूवमेंट अच्छी खासी मिल जाती है। तो चीज़ हो गई। अब चौथी चीज़ होती है बैटरी। बैटरी बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को लेती है कि बैटरी जो मैं ले रहा हूँ कि क्या ये फ़ोन वो चल पाएगा। और सबसे पहली बार आपको बात ये बता दूँ कि क्या नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है, जब आप फ़ोन को लेने जाते हो किसी भी ऑथराइज सेंटर पे, वहाँ वो आपको बताते हैं इसको 10 मिनट लगाओ चार्ज, ये 50% हो जाएगा। 20 मिनट्स 20 to 25 मिनट्स में आप इसको लगाओ, ये पूरा का पूरा 100% हो जाएगा। इन चीज़ों में नहीं फंसना है। ऐसा कोई फ़ोन नहीं होता जो आपको ये चीज़ दे दे, और वो आपको अगर करके भी दिखा दें, पहली बात तो 25 मिनट में 100% कोई फ़ोन नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बैटरी कैपेसिटी किसी की होती ही नहीं है। आयन लिथियम की यही बैटरी बनाते हैं और ये इतनी जल्दी चार्ज नहीं हो सकते। और अगर इतनी जल्दी चार्ज हो रहे हैं तो फिर ये एक तो या तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा महंगे आपको मिलेंगे,
ठीक है, तब भी ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इसमें अगर बैटरी दे रहे हैं इसका मतलब उसमें बैटरी में कुछ कमी है, ये हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि वो बोले 15-20 मिनट में चार्ज हो जाएगा, वो नहीं देखना आपको, आप पीछे हट जाना, बोलना हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ और दिखाओ। तो अगर आप वो देखो कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है, वो सबसे पहले एमएएच देखना कि 4000 mAh की, 5000 mAh की या 6000 mAh की। नॉर्मली के जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उसमें आपको 4000 से 4500 तक की बैटरी कैपेसिटी mAh की मिल जाती है इतनी, और वो करीब 1 से 2 दिन चल जाता है आराम से। हैवी यूज़र हो तो 1 से 2 दिन निकाल देगा, बहुत ज़्यादा वो हो, अगर हल्का हल्का बहुत नॉर्मल यूज़ करते हो तो 3 दिन आपकी निकाल देगा, आराम से निकाल देगा। नॉर्मल थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन लिया, थोड़ा बहुत वीडियो देख लिया, कॉल मैसेज ईमेल वगैरह कर लिए है, वो 3 दिन निकाल देगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और अगर आपकी बैटरी है 5000 से 6000 mAh के बीच में, तो भी और आप इस 5000 से 6000 की बैटरी कैपेसिटी में जा रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि 20000 से 30000 के बीच में रहना। अगर 20000 से 30000 के बीच में रहने के बाद भी अगर आपको सिर्फ 4500 की mAh की बैटरी, तो वो मत लेना, वो आपको सिर्फ एक दिन से थोड़ा ज़्यादा निकाल देगा, बस 26 घंटे निकाल देगा, उससे ऊपर नहीं। 24 घंटे हम चला भी नहीं पाते, मतलब एक सुबह से लेकर रात तक, उसका नेक्स्ट डे दोपहर तक चलेगा, फिर और नहीं चलेगा। अगर आप रेट के हिसाब से लेना, ये जो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप एक नोट करते जाओ ताकि आपको फ़ायदा रहे आगे में, या मैं आगे आने वाली वीडियो में एक चार्ट बना के दे दूँगा आपको कि आपको किस टाइप का किस रेट में क्या लेना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई है। और मैं एक बात और कह दूँ, आप आईफोन की बैटरी को सैमसंग की या किसी और एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी से कंपेयर मत करना, क्योंकि वो कंपेरेबल है ही नहीं। एक एप्पल की बैटरी जो 3400-3500 mAh की होती है, वो 1.5 दिन चल जाती है, लेकिन जो सैमसंग या बाकी एंड्रॉयड के फ़ोन है, उनकी 4000-4500 की बैटरी भी वो भी 1.5 दिन चलती है। तो ये कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इनके प्रोसेसर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये तो रही बैटरी की बात। प्रोसेसर की बात अगर कर ही रहे हैं तो हम बात लेते हैं फिफ्थ चीज़ प्रोसेसर के बारे में। अब प्रोसेसर क्या होता है? अब प्रोसेसर सबसे पहले आपको ना, जो उसके अंदर जो नैनोमीटर वाली डिस्क डाली होती है, वो होती है कि कौन सा प्रोसेसर आपके फ़ोन में चल रहा है। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो एंड्रॉयड में मैं ये बोलूँगा कि आप अगर 30,000 से नीचे नहीं है, अगर आपको स्नैपड्रैगन मिल रहा है, स्नैपड्रैगन अगर आपको 30,000 से नीचे मिल रहा है तो बहुत अच्छा। ड्रैगन से ज़्यादा पुरानी चीज़ें ना हो, वापस ये देख लेना, स्नैपड्रैगन से 1-2 स्टेप अगर नीचे भी हो तो कोई बात नहीं। हल्की लैकिंग आपको गेमिंग में देखने को मिल सकती है, थोड़ी रिफ्रेश रेट में देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप 20,000, 25,000, 30,000 से ऊपर में जा रहे हैं तो आप ये देख लो, या तो स्नैपड्रैगन से ऊपर हो तो अच्छा, नहीं तो स्नैपड्रैगन सबसे बढ़िया है। स्नैपड्रैगन अब तक की सबसे अच्छी नैनोमीटर वाली चिप है, जो बहुत अच्छे से काम करती है, जो लैग बिल्कुल नहीं करती। आपको बिल्कुल 0.1% देखने को मिल सकता है कि लैग हमें देखने को मिला अगर बाकी वाली चिप्स से। तो ये प्रोसेसर देखने की बहुत, लेकिन अगर आप 40 से 50,000 के ऊपर में जा रहे हो तो ये देख लेना कि वो लेटेस्ट है या नहीं है। सबसे पहले आप यही देख लेना। जो आपको अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो ऑनलाइन में उसके जो फीचर्स होते हैं वहाँ जाके देखना कि कौन सा प्रोसेसर है इसमें, स्नैपड्रैगन है या कौन सा वाला है, एंड्रॉयड 12 पे चल रहा है, कौन से पे चल रहा है। अब बात करते हैं मेन उसकी, जो हर कोई देखना चाहता है, कैस करो, जी हाँ सही का, कैमरा। अब कैमरे को देखकर आजकल ज़्यादातर जो मैंने चीज़ें बताई वो बेसिक फीचर होते ही हैं जो एक्चुअल में देखने चाहिए लोगों को, पर ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं। वो ज़्यादा क्या जाते हैं कैमरे पे, कि सबसे पहले हमें कैमरा दिखाओ, फ़ोन का कैमरा कैसा है। कैमरे भी होते हैं 12 मेगापिक्सल के, 48 मेगापिक्सल के, 50 मेगापिक्सल के, 200 मेगापिक्सल। उसमें नहीं पड़ना है कि मैं आप बोलो कि मुझे 22,000 का फ़ोन मिल रहा है, 25,000 का फ़ोन मिल रहा है, उसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा है, सब बेकार है। कोई 200 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं था। आप एक बार देख लेना, आप एक 12 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ फ़ोटो खींच के देखना और 200 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ फ़ोटो खींच के देखना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। डिफरेंस एक्चुअल में फ़ोटो में पता नहीं था, पता लगता है आपकी वीडियो में कि आपकी जो वीडियो बना रहे हो वो कैसी बन रही है। अगर आप लो लाइट में बनाते हो तो 200 मेगापिक्सल का कैमरा वो घट जाएगा, उसकी क्वालिटी घट जाएगी, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा उससे उतना। अगर आप 12 मेगापिक्सल के, जी हाँ मैं एप्पल की ही बात कर रहा हूँ, पर एप्पल की बात अगर मैं ना करूँ और सैमसंग के अगर मैं 48 मेगापिक्सल के उसमें जाऊँ तो तब भी आपकी वो 200 मेगापिक्सल के कैमरे से ज़्यादा बेटर फोटो और वीडियो देगा, क्योंकि वो नाइट मोड, उस नाइट मोड ऑन करने के बाद भी कुछ नहीं होता, उसमें पिक्सल फट जाते हैं। उसमें 200 मेगापिक्सल आप बनाओ लो और उसको जितना जूम करो वो बेकार हो जाएगी फ़ोटो।
बिल्कुल बेकार हो जाएगी, इसलिए उन चीज़ों में मत पड़ना। और एक चीज़ और होती है कि 2 कैमरे, 3 कैमरे, 4 कैमरे, 5 कैमरे, हम आपको 6-6 कैमरे दे रहे हैं, उन चीज़ों में भी नहीं पड़ना, क्योंकि वो एक्चुअल में 6 कैमरे होते ही नहीं हैं। गिनती के 3 ही कैमरे होते हैं, बाकी 2-3 सेंसर लगा रखे होते हैं। अब सेंसर की बात करते हैं तो सेंसर में क्या होता है, तो सेंसर जितने भी लगे होते हैं कैमरे में, वो सेंसर क्या अच्छे हैं या नहीं है ये आप कैसे देखो, आप उसकी फ़ोटो वीडियो वगैरह बना के देखो। क्योंकि जितने कैमरा को 3 4 5 जितने कैमरे दिख रहे हैं ना, ऊपर 2 ही कैमरे होंगे, नीचे जो है वो सेंसर होंगे। सेंसर किस टाइप के, कि जब आप किसी को चीज़ को जूम करते हो क्या वो एक्चुअल में जूम हो पाता है या नहीं, ये चीज़ देखता है वो। ये चीज़ देखने के बाद बाकी वो और कैमरों से क्या क्या सेंस कर सकता है, वो लो लाइट में फ़ोटो वीडियो दे रहा है या नहीं अच्छी से, ये भी चीज़ आपको देखनी चाहिए। उसके बाद एक चीज़ आती है पुराना फ़ोन, कि अभी जैसे 2024 चल रहा है, तो क्या आपको लेटेस्ट फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए, या जो अभी हाल फिलहाल में जो फ़ोन चल रहे हैं वो आपको लेना चाहिए। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मैं अगर आपको कहूँ, अगर आप बजट फ्रेंडली हैं, आपको बजट फ्रेंडली में फ़ोन चाहिए, फ्लैगशिप फ़ोन, ये बहुत अच्छा फ़ोन, वो आपको देखो जो करंटली चल रहा है वो तो आप नहीं ले पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि 1 से 2 साल पुराने, 2 साल काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि हर एक फ़ोन 4 से 5 साल का आपको अपडेट वर्जन देता है। अगर आप, मैं 2024 में एक फ़ोन खरीदूंगा तो 2029 तक काम कर सकता है, क्योंकि वो वर्जन उसके साथ कंपैटिबल रहेंगे। ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी आप फ़ोन लेते हैं, उनकी आप लाइफ 2 4 से 5 साल तक ही समझो, क्योंकि नॉर्मली हर कोई चेंज कर देता है, ज़्यादातर लोग चेंज कर ही देते हैं। और अगर पुराना लेना ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड को प्रेफर करते हैं कि एक लग्जरी फ़ोन हमें सेकंड हैंड फ़ोन में सेकंड हैंड प्राइस में मिल सकता है, तो आप जाइए 1 से 2 साल पुराने। जैसे अभी 2024 चल रहा है, S24 का एरा चल रहा है, तो आप S22 ले सकते हैं। S22 आई थिंक है करीब 45,000 या 50,000 के आसपास कुछ है, आप वो चीज़ ले सकते हो। तो अगर आप कोई आईफोन लेना चाह रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि आईफोन 13 के बेस्ट है, आईफोन 13 बेस्ट है। अगर आप 12 पे भी चाहते हो तो हाँ, आईफोन 12 की सीरीज़ जो है वो कंपैटिबल है आज, पर नेक्स्ट ईयर से वो कंपैटिबल नहीं रहेगी। जितने भी अपडेट आने होंगे वो 2025 तक आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, वो फ़ोन आपका वहीं का वहीं रह जाएगा। बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, बाकी आने वाले टाइम के आप पछताओगे कि यार शिट, मैंने इतना फ़ोन महंगा क्यों ले लिया, एक 40,000 का फ़ोन जो मेरे आगे काम ही नहीं आ रहा। तो अगर 40,000 के ऊपर आप जा रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि लास्ट 2 इयर्स वाले ही फ़ोन लेना, अगर फ्लैगशिप पे जा रहे हो। और अगर और पुराने पे जा रहे हो तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका 20-25 हज़ार का बजट है तो एक एंड्रॉयड एक अच्छा फ़ोन ले लो, वो आपका ज़्यादा एक फ्लैगशिप फ़ोन से ज़्यादा वर्क आपको निकाल के देगा। और नॉर्मली हमको यही देखना होता है कि कौन सा फ़ोन हमारे लिए कंपैटिबल है ज़्यादा, और ये चीज़ हमें देखनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है। तो भाई अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी कितनी होनी चाहिए, आप हमारा फ़ोन खरीद लो, हम आपको 256 जीबी दे रहे हैं, हम आपको इतना दे रहे हैं, हम आपको उतना दे रहे हैं, वो सब एक अलग बात है। आप ये देखो उसकी रैम कितनी है, आपको रैम में भी नहीं फंसना है। क्योंकि जो सैमसंग के कुछ बाकी फ़ोन हैं जो लो बजट के हैं, जो 12 से 30,000 के बीच में जो डिफ़र करते हैं, वो कहते हैं कि आपको 4 GB रैम देंगे, 128 GB स्टोरेज, 6 GB रैम देंगे, 128 GB स्टोरेज, 12 GB रैम के साथ 256 GB। आपको 12 GB के चक्कर में नहीं पड़ना है। जी हाँ, सही सुना आपको, आपने 12 GB की रैम के चक्कर में नहीं फंसना है। क्योंकि 12 GB रैम लेने के बाद भी आप ये देखो कि हाँ, आपका फ़ोन लैग कर रहा है चीज़ों में। स्क्रॉलिंग करते वक्त आपने भी ये नोटिस किया हो, क्योंकि भी बीते कुछ 1-2 हफ्तों में मैंने 2-3 फ़ोन परचेज़ किया। नीचे जाके का इसमें देख सकते हो, मैंने कई वीडियो अभी डाली हैं जो अभी लेटेस्ट आए हैं फ़ोन, A34, 14, 32, ये सब जो कुछ कुछ चीज़ें वो मैंने फ़ोन डाले हैं। इनके रिफ्रेश रेट अच्छे खासे हैं, लेकिन इनकी जो रैम है वो 6 GB 12 GB है। मुझे 6 GB रैम वाला फ़ोन ज़्यादा स्मूथ लगा इन कंपैरिजन टू द 12 GB रैम। तो अब ये चीज़ मत करना कि अब 12 GB रैम सोच के कि भाई नहीं नहीं वो अच्छा है वो अच्छा है वो ले लो, वो मत लेना। या तो आप 6 GB रैम करके 256 GB स्टोरेज ले लो, वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। उसके बाद आते हैं हम नेटवर्क पे। नेटवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, कि आपके फ़ोन में नेटवर्क कितने आ रहे हैं। इसका मतलब नहीं है ये, इसका मतलब ये है कि जो आपका फ़ोन है, आप जो आप ले रहे हो, ये 5G का टाइम है। आने वाले मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल बाद 6G पे भी काम होने लग गया है, 6G तक भी आ जाएगा। तो अभी भी फ़ोनों में कई लोग कहते हैं कि हमारा फ़ोन आज भी 3G 4G की स्पीड से चल रहा है, जबकि फ़ोन 5G है, सेम हमारा 5G है, लेकिन चल उसी की स्पीड है। वो क्यों? क्योंकि बैंड्स नहीं होते हैं। अगर आप फ़ोन ले रहे हैं ना, अगर आप वो कह रहे हैं कि हमारा 5G है, तो आप बैंड्स देखो। अगर 5G के बैंड अगर 11-12 से ज़्यादा हैं तो बिल्कुल सही है। 11-12 से कम है, इसका मतलब आपका फ़ोन 5G है, नेटवर्क की 5G है, पर 5G फ़ोन चलेगा नहीं।
ये चीज़ आप कर लेना है इसमें, क्या हुआ है। उसके बाद आता है ब्लूटूथ। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग ईयरबड्स लगाना पसंद करते हैं, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लोग सोचते हैं ब्लूटूथ 6.1 है, 4.1 है, 5.1 है, ये अच्छा है, वो 3.1 है, तो ब्लूटूथ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, एक्चुअल में पड़ता है। जब आप कुछ ईयरफोन ईयरप्लग लगाते हैं, उसके बाद आप बाकी कोई गेमिंग करते हैं या कोई मूवी वगैरह देखते हैं या कोई म्यूज़िक सुनते हैं, तो आपने देखा होगा वो 1 से 2 सेकंड का लैग आता है। वो लैग इसलिए आता है क्योंकि उसका नंबरिंग कम है। अगर ब्लूटूथ आपका 4.1 या 4.5 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, लैग कम से कम देखने को मिलेगा। अगर 5.1 है या 5.1 से ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, आपको लैग बिल्कुल 0.1 सेकंड का आपको लैग देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता है बस, लेकिन ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आती है वाईफाई। जी हाँ, ये सब कनेक्टिविटी में ही आते हैं, कनेक्शन में 5G, ब्लूटूथ एंड वाईफाई। वाईफाई का बैंड अगर आपका 6 है, अगर 6 पे है तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपका फ़ोन वाईफाई के थ्रू अच्छा खासा चलेगा विदाउट लैगिंग। ये बहुत चीज़ अच्छी होती है, चीज़ हो गई। उसके बाद मैं आपको बताऊँ आपको लेना कहाँ से है। अगर आप ऑफलाइन लेने जा रहे हो, ऑफलाइन, तो ट्रस्टेड रीसेलर से खरीदना। अगर उस फ़ोन का कहीं पे शोरूम है तो वहाँ जाके लो। कोई आपका अगर शॉप है आसपास जो जिस पे आप भरोसा करते हैं कि वो सही चीज़ देगा, तो या तो उससे लो। एक ट्रस्टेड रीसेलर से लोगे, क्योंकि बाद में वो फ़ोन फेक निकल जाते हैं, फिर आप बहुत पछताओगे कि हाय मैंने क्यों ले लिया ये फ़ोन। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ऑनलाइन मोड में जा रहे हो तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बाकी ईबे वगैरह आप उसको अच्छे से देख लो कि फ़ोन सही है या नहीं, ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, सर्विस सेंटर, जो भी आप फ़ोन खरीद रहे हो, एप्पल का, सैमसंग का, iQOO का, ओप्पो, वीवो, ये सब आप ले रहे हो तो अपने एरिया में ये देख लेना कि क्या उस चीज़ का एक सर्विस सेंटर प्रोवाइडेड है या नहीं है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी से खरीदते हो, जैसे कि ट्रस्टेड पार्टी, थर्ड पार्टी, जैसे क्रोमा हो गई, कोई मॉल में कोई शॉप लग गई, वो लोग अगर आपको बेच रहे हैं, वो आपको ये बोलते हैं कि आप हमारे ही सर्विस सेंटर में आके फ़ोन अपना दे सकते हैं, मत देना, परेशान हो जाओगे। जैसे दिल्ली में ओप्पो, वीवो के बहुत कम सर्विस सेंटर्स हैं, आपको जाना पड़ेगा तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, और कई हमारे इंडिया के एरिया में है ही नहीं, उस एरिया में ही, उस सिटी में ही नहीं है, उस एरिया तो छोड़ो, सिटी में ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि क्या वो चीज़ है या नहीं, क्योंकि अगर आप फ़ोन देने जाओगे क्रोमा सेंटर पे तो वो आपका फ़ोन 1 महीना रखेंगे, 1 महीने बाद आपको आपका फ़ोन मिलेगा। बोलेंगे वो 12 से 14 दिन, लेकिन लगा वो 1 महीना देते हैं, क्योंकि मैंने ये फील कर रखा है, मैंने खुद देखा, मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है कि हाउ दे ट्रीट पीपल। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि उसका सर्विस सेंटर है या नहीं, और गूगल पे रिव्यू पढ़ लेने हैं कि क्या मैं इस फ़ोन को लेने के बाद इसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, और दिक्कत आ रही है तो आप किसी और पे शिफ्ट हो जाओ, नहीं आ रही तो सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं है, ताकि मैं टेंशन फ्री रहूँ। उसके बाद आती है सॉफ्टवेयर की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअल में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पर एक्चुअल में फ़ोन खरीदने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, वो एक सॉफ्टवेयर भी है। खरीदने के से पहले हमें सॉफ्टवेयर में क्या देखना चाहिए। सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊं तो किन किन फ़ोनों के एक्चुअल में अच्छे हैं। एप्पल अच्छा है, सैमसंग अच्छा है, नथिंग फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं कहूँगा मोटो भी। मोटो में सबसे नीचे रखो, मोटो में ना ही जाओ तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये इनके सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे चलते हैं, ना लैगिंग देखने को मिलती है, काम अच्छे से होता है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं आपकी। अगर आपको कूल वे में जाना है थोड़ा, कि नहीं भाई मुझे लाइटिंग चाहिए, मुझे मुझे हाईएस्ट ब्राइटनेस चाहिए, मुझे कैमरे में ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, आप कूल वे में जाओ तो ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब आप खरीद सकते हो। इनका सॉफ्टवेयर थोड़ा सा इनके कंपेरिजन में लो होगा, रेट सेम होगा, रेट में दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 से 15,000, 20,000 की रेंज में जा रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि कोई नथिंग फ़ोन लो या फिर सैमसंग का कोई ले लो, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी एक्चुअली सॉफ्टवेयर कभी ख़राब नहीं होते हैं। बाकी किसी और चीज़ में जाना है कि हाँ 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, ये चीज़ करो तो ये होती है, तो आप बाकी चीज़ों में जा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब एक फ़ाइनल बात कर लेते हैं, स्टोरेज। आज के टाइम पे हर कोई सोचता है कि मैं अगर फ़ोन ले लूँ तो मेरा करीब 1 से 2 साल, 3 साल चल जाए, आराम से खींच दे। तो क्या मुझे कितनी स्टोरेज चाहिए? क्या 64 जीबी स्टोरेज मेरे लिए काफ़ी होगी अगर एप्पल लूँ तो? या कोई मैं एंड्रॉयड लूँ तो 128 या 250 जी, कौन सा बेटर रहेगा मैं आपको ये भी बता दूँ। अगर आप एप्पल में जा रहे हो तो आपको एक 64 से 120 हर्ट्ज़ पे जंप करने में 10,000 का डिफरेंस आता है, उसके ऊपर 512 करने में और 10,000, फिर और 10,000, तो 10,000 करके ये आपको उसका डबल जीबी प्रोवाइड कराते हैं। उस चक्कर में नहीं पड़ना है।
मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ वीडियो डाल रखी हैं। एक OTG आती है, उस पर 3 लगे होते हैं और उसमें आपकी टाइप बी होती है, टाइप सी होती है और लाइटनिंग केबल भी होती है। उसके पास साथ एक मेमोरी कार्ड होता है, आप उसमें अटैच करके और सारा डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं जी। स्टोरेज की कोई लिमिट नहीं है। आप अगर अपना मेमोरी कार्ड उसमें अगर 1 TB का भी लगाते हैं, 1 TB का मेमोरी कार्ड मेरे ख्याल से 3,500-4 हज़ार का आ जाता है। वो लेने के बाद वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप उस चीज़ में मत पड़ना कि हाँ मैं ये लूँ, मैं 10,000 खर्च करके और ले लूँ ना। 64 GB का लो और ये चीज़ लो, एक सफ़ीन आपके 10,000 बचा देगी वो। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने डाल रखा है। कैसे परचेस करना है, क्या है इसके बारे में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको देख सकते हैं। अगर आप सैमसंग में जा रहे हैं कि सैमसंग में मुझे कैसा मिलना चाहिए, 120 पे जाऊँ या 256 पे जाऊँ, तो 128 का इनफ होती है, क्योंकि एंड्रॉयड में ज़्यादा चीज़ें हमें दिक्कत नहीं होती हैं। उस पर आपको डायरेक्ट पेन ड्राइव लगाने को मिल जाती है, वो भी सस्ती सस्ती आ जाती, 800-900 या 1500 तक की आ जाती है। उस पर आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। एक ये आपको 10,000 15,000 ना खर्च करके, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। जब ये सारी चीज़ आपको आप अगर देख लोगे एक फ़ोन का, आपको एक परफेक्ट आपके मतलब का फ़ोन मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा फ़ोन चाहिए। ये नहीं कैमरा ये हो, ये ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं। एक परफेक्ट फ़ोन आपको मिल जाएगा, इसको लेके आप आने वाले 5 साल तक बहुत खुश रहोगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।